तो आज के इस विशेष गहन अध्ययन में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा शुरू करने से पहले ही एक बहुत ही ज़रूरी बात साझा करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार अपडेट है। हाँ, तो अगर यूपी टेट और सुपर टेट की पूरी तैयारी करनी है और डेली वीडियो की पीडीएफ और बेहतरीन नोट्स पेड टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त करने हैं तो केवल ₹100 का एक बहुत ही छोटा सा पेमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमेशा के लिए जुड़ा जा सकता है। ये सच में तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा मौका है। एकदम सही। पेमेंट करने के बाद सारी सामग्री मिल जाएगी। साथ ही हर नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये सब सामग्री असल में परीक्षा को पास करने का सबसे बड़ा हथियार है। खैर, इन जरूरी बातों के बाद अब सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज का ये विषय ऊर्जा से भरा हुआ है और इसका पूरा आधार वीआईपी विवेक सर के वो शानदार नोट्स हैं जिन्हें खास तौर पर यूपी सुपर टेट 2026 के लिए तैयार किया गया है। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी एकदम स्पष्ट है। मानव शरीर की प्रमुख प्रणालियों को लेकर जितना भी कंफ्यूजन है उसे आज हमेशा के लिए खत्म करना है। मतलब एक ही क्लास में सब कुछ क्लियर। शरीर के इस अद्भुत ढांचे को आज कुछ इस तरह से डिकोड किया जाएगा कि हर एक कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में छप जाए। बिल्कुल। विज्ञान के साथ अक्सर एक समस्या ये होती है कि लोग तथ्यों को अलग-अलग करके रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, जो कि बहुत बोरिंग हो जाता है। सही कहा, बोरिंग भी और परीक्षा के समय कंफ्यूजिंग भी। लेकिन इन स्रोतों में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर है वो ये है कि शरीर की प्रणालियां एक टीम की तरह कैसे काम करती हैं। अगर ये लॉजिक समझ लिया जाए तो पिछले वर्षों के प्रश्न, जिन्हें PYQ कहा जाता है, वो बहुत आसान हो जाते हैं। तो चलिए फिर इस मशीनरी को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी इमारत या शरीर के बुनियादी ढांचे की बात करते हैं, मतलब कंकाल और पेशीतंत्र। हाँ, द फ्रेमवर्क एंड मूवमेंट। वीआईपी विवेक सर के नोट्स में एक आंकड़ा बहुत स्पष्ट है कि वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन इन्हें सीधे गिनने के बजाय दो मुख्य भागों में बांटा गया है। जी, अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। बिल्कुल। अक्षीय यानी एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां हैं और अनुबंधी यानी अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां। तो ये विभाजन किस आधार पर है? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। अक्षीय कंकाल को शरीर का मेन पिलर या मुख्य धुरी मान लेना चाहिए। इसमें हमारी खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, हाँ रीढ़ की हड्डी और पसलियां आती हैं। ये कुल 80 हड्डियां हैं। इनका मेन काम शरीर के सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण अंगों को एक तिजोरी की तरह सुरक्षित रखना है। और अनुबंधी कंकाल? अनुबंधी कंकाल, जिसमें 126 हड्डियां हैं, वो हमारे हाथ, पैर और उन्हें जोड़ने वाली मेखलाएं हैं। इनका काम मुख्य रूप से शरीर को गति देना है। मतलब ये गाड़ी के चैसी और उसके टायरों की तरह है। ये उदाहरण बहुत सटीक है। और नोट्स में एक और बात है जो अक्सर हैरान कर देती है। कंकाल तंत्र का काम सिर्फ आकार देना नहीं है। हड्डियों के अंदर तो एक बहुत ही व्यस्त फैक्ट्री चल रही होती है। अस्थि मज्जा या बोन मैलो की फैक्ट्री। हाँ, बिल्कुल। ये शरीर की सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्रियों में से एक है, क्योंकि यहीं पर रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मतलब रेड ब्लड सेल्स जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाते हैं और वाइट ब्लड सेल्स जो शरीर की सेना है, जो बीमारियों से लड़ते हैं। एकदम सही। ये दोनों ही हमारी हड्डियों के अंदर बनते हैं और ये ऐसा तथ्य है जो PYQ में बार बार पूछा जाता है। और अगर सुरक्षा की बात करें तो खोपड़ी का जो क्रेनियम भाग है वो मस्तिष्क के लिए एक मजबूत हेलमेट का काम करता है। रीढ़ की हड्डी 33 छोटी कशेरुकाओं से बनी है जो हमें झुकने और मुड़ने की लचक देती है। हाँ, और हृदय तथा फेफड़ों को बचाने के लिए 12 जोड़ी यानी 24 पसलियों का एक मजबूत पिंजरा है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से देखें तो इन 206 हड्डियों में से कुछ खास हड्डियां परीक्षकों की बहुत पसंदीदा हैं। जैसे कि फीमर हड्डी? बिल्कुल। फीमर यानी जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है। इसे तो हमेशा याद रखा जाना चाहिए। इसके अलावा घुटने से टखने के बीच वाली टिबिया फिबुला का भी जिक्र आता है। क्योंकि वो खड़े होते समय शरीर का पूरा भार उठाती हैं। तो ये तो हो गया शरीर का ढांचा, लेकिन ढांचा खुद तो चल नहीं सकता। नहीं, उसे हिलाने के लिए किसी मोटर की जरूरत होगी। और यहीं पर हमारा पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम काम आता है। नोट्स में पेशियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जी, और ये विभाजन इस बात पर निर्भर है कि उन पर हमारा नियंत्रण है या नहीं। पहली है ऐच्छिक पेशियां, जो हमारी इच्छा से काम करती हैं। हाँ, जैसे हाथ उठाना या दौड़ना। दूसरी है अनैच्छिक या चिकनी पेशियां।
ये खुद काम करती हैं। इंसान को सोचना नहीं पड़ता कि अब खाना पच जाना चाहिए। वो पाचन तंत्र की पेशियां खुद ही भोजन को आगे धकेल देती हैं। बिल्कुल। और तीसरी श्रेणी है हृदय पेशियां या कार्डियक मसल्स। ये तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती हैं। ये सच में प्रकृति का चमत्कार है। ये केवल हृदय की दीवारों में होती हैं और इंसान के जन्म से मृत्यु तक जीवन भर बिना एक सेकंड रुके धड़कती रहती हैं। बिना रुके काम करने वाली मोटर। अब जब शरीर का ढांचा बन गया और गति भी आ गई, तो इस मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। और यहीं से हम शरीर के डिलीवरी सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। श्वसन और परिसंचरण तंत्र। वायु का पूरा मार्ग समझना बहुत जरूरी है। हवा नासिका से शुरू होकर ग्रसनी, फिर कंठ यानी लैरिंग्स, उसके बाद श्वास नली और फिर श्वसनियों से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। इस मार्ग में एक बहुत ही रोचक संरचना का जिक्र नोट्स में है, कंठछद या एपिग्लोटिस। हाँ, इसे एक छोटे से ढक्कन या ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह समझा जा सकता है। अक्सर सवाल उठता है कि खाते समय बात क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका कारण यही एपिग्लोटिस है। बिल्कुल, जब भोजन निगला जाता है तो ये ढक्कन श्वास नली को तुरंत बंद कर देता है ताकि खाना फेफड़ों में ना चला जाए। ये शरीर की एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है। बहुत ही शानदार। और जब हवा सुरक्षित रूप से फेफड़ों में पहुंच जाती है तो वहां असली जादू होता है। फेफड़ों की मूल इकाई वायु कोशिकाओं पर इन स्रोतों में बहुत फोकस किया गया है। वायु कोशिकाएं या एल्वियोली ये अंगूर के गुच्छों जैसी दिखती हैं और PYQ के लिहाज से ये एक हॉट टॉपिक है। हाँ, क्योंकि असली गैसीय विनिमय यही होता है। एकदम सही। इन वायु कोशिकाओं को एक स्पंज की तरह मान लेना चाहिए। जब ताज़ी हवा फेफड़ों में आती है तो ऑक्सीजन सीधे रक्त में मिलाई जाती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वापस वायु कोशिकाओं में धकेल दी जाती है, ताकि उसे सांस के जरिए बाहर निकाला जा सके। और इस प्रक्रिया में डायफ्राम एक वैक्यूम पंप की तरह काम करता है। हाँ, डायफ्राम सिकुड़ता है तभी हवा अंदर खिंचती है। ये तो ऑक्सीजन के अंदर आने की बात हो गई, लेकिन इसे शरीर के हर सेल तक पहुंचाया कैसे जाता है? इसके लिए है हमारा परिसंचरण तंत्र, जिसका हीरो हमारा हृदय है। बिल्कुल। हृदय के 4 कक्ष हैं, ऊपर वाले 2 आलिंद और नीचे वाले 2 निलय। यहाँ श्रोतों में एक शब्द का बहुत इस्तेमाल हुआ है, दोहरा परिसंचरण। इसे थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझा जाए? इसे घर के दोहरे वाटर पंप सिस्टम की तरह देखना चाहिए। हृदय 2 अलग-अलग पंपों की तरह काम करता है। दायां भाग अशुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों की तरफ पंप करता है ताकि वो साफ हो सके। हाँ, और फिर साफ रक्त हृदय के बाएं भाग में आता है, जहां से उसे पूरी ताकत से शरीर के हर अंग तक पंप कर दिया जाता है। रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और इसे ले जाने वाली पाइपलाइन भी कम दिलचस्प नहीं है। धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त ले जाती हैं और शिराएं अशुद्ध रक्त वापस लाती हैं। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो परीक्षाओं में लगभग हमेशा पूछा जाता है। पल्मोनरी शब्द वाला अपवाद। एकदम सही। पल्मोनरी धमनी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है और पल्मोनरी शिरा एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। ये तथ्य उम्मीदवारों को रटा होना चाहिए। और इस रक्त को स्रोतों में एक तरल संयोजी ऊतक कहा गया है, जो सिर्फ तरल नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, जो तापमान कंट्रोल करता है और WBCs के जरिए रोगों से बचाता है। अब ऊर्जा तो पहुंच गई, लेकिन शरीर को ईंधन मिलता कहां से है और कचरे की सफाई कैसे होती है? चलिए पाचन और उत्सर्जन तंत्र पर आते हैं। फ्यूल एंड क्लीन अप। आहार नाल की लंबाई ही हैरान करने वाली है। मुंह से लेकर गुदा तक ये लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इतनी लंबी नली का मुड़ मुड़कर शरीर में फिट होना ही एक चमत्कार है। भोजन मुंह से ग्रास नली फिर आमाशय में जाता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे तोड़ता है, फिर छोटी आंत और बड़ी आंत। इस यात्रा में छोटी आंत असल में पाचन का मुख्य केंद्र है। नाम छोटी है, लेकिन सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण यहीं होता है। इसकी दीवारों पर सूक्ष्म अंकुर या विली होते हैं, जो पोषक तत्वों को सोख लेते हैं। हाँ, और नोट्स में यकृत यानी लिवर का भी जिक्र है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त बनाती है और पित्ताशय उसे स्टोर करता है। लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसे ऐसे याद रखना चाहिए कि यकृत फैक्ट्री है और पित्ताशय सिर्फ एक गोदाम है।
इसके अलावा अग्न्याशय यानी पैंक्रियास एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को। ये तिकड़ी भोजन को पूरी तरह से घोल देती है। अब ईंधन मिल गया तो सफाई की बारी आती है। उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क यानी किडनियां, मूत्र नलियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल हैं, जिनका काम रक्त छानना, पानी और नमक का बैलेंस बनाना है। और वृक्क की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन है, जो असली फिल्टर है। नेफ्रॉन का PYQ में कई बार पूछा गया है। साथ ही त्वचा भी पसीने के रूप में अतिरिक्त पानी बाहर निकालती है। अब ढांचा, ऊर्जा और सफाई सब समझ लिया, लेकिन इस मशीन को कंट्रोल कौन करता है? द कंट्रोल सेंटर। तंत्रिका, अंतःस्रावी और संवेदी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में CNS है, जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है, और ANS जो अनैच्छिक क्रियाओं को संभालता है। तंत्रिकाएं बार बार परीक्षा में आती हैं। और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है, जो फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह संदेश भेजती है। संदेश भेजने का एक और तरीका अंतःस्रावी तंत्र है। ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती हैं। और इनकी बॉस पीयूष ग्रंथि है, जो मस्तिष्क में है। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड चयापचय कंट्रोल करती है और अधिवृक्क ग्रंथि जो गुर्दे के ऊपर है वो आपातकालीन हार्मोन निकालती है। लड़ो या भागो वाली ऊर्जा यहीं से आती है। बाहरी दुनिया की जानकारी के लिए संवेदी तंत्र है। त्वचा, जो शरीर का सबसे विशाल अंग है। आंखों का कॉर्निया, जहां से प्रकाश आता है, और रेटिना, जहां चित्र बनता है। और कान का कॉक्लिया, जो सुनने के साथ शरीर का संतुलन भी बनाता है। अगर ये गड़बड़ा जाए तो इंसान सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। सच में अद्भुत। चलिए अब इस गहन अध्ययन के ब्रह्मास्त्र तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इनका रिकैप किसी संजीवनी से कम नहीं है। इन तथ्यों को उंगलियों पर याद होना चाहिए। सबसे लंबी हड्डी फीमर, कुल हड्डियां 206। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। गैसीय विनिमय का स्थान वायु कोशिकाएं। पित्त का निर्माण यकृत करता है। रक्त छानने वाली इकाई नेफ्रॉन। सबसे बड़ा अंग त्वचा और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। इन तथ्यों का बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा से एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है कि कैसे कंकाल एक ढांचा देता है, हृदय पंप करता है, पाचन तंत्र ऊर्जा बनाता है और मस्तिष्क मास्टर कंट्रोलर की तरह काम करता है। विज्ञान को इस तरह समझना ही सबसे कारगर है, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि शरीर को समझने के लिए भी है। बिल्कुल सही। सब कुछ गहराई से जुड़ा हुआ है। इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले एक विचारणीय बिंदु छोड़ना जरूरी लगता है। जी, परीक्षाओं में अक्सर एक जाल बिछाया जाता है। जरा सोचिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो अंदर भारी काम संभाल रही है, लेकिन शरीर का सबसे विशाल अंग हमारी त्वचा है, जो बाहर से सब सुरक्षित रखे हुए है। लोग अक्सर अंग और ग्रंथि के इस मामूली शब्द भेद में उलझ जाते हैं और सवाल गलत कर देते हैं। क्या अगली बार परीक्षा में इस चाल से बचा जा सकेगा? इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखा जाए। अगले गहन अध्ययन में फिर से एक नए विषय पर विस्तार से चर्चा होगी।